हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षित ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बहुत दिन बाद हम आ चुके हैं। माई सेल्फ हर्षित सैनी, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। तो भाई आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है? देखो भाई, एग्ज़ाम आ चुकी है, नीट की एग्ज़ाम आ चुकी है, जैसे कि आपको पता है 3 मई को आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है। तो अभी बहुत से बच्चों का डाउट है कि इस टाइम पे यानी कि जनवरी से लेके अप्रैल तक किस तरह से पढ़ा जाए कि हमारा सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाए, या हमने जो तैयारी की है भाई वो बहुत अच्छे से हो, हम एग्ज़ाम में जाके घबराए नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी बात पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस का। देखो, जितना नॉलेज आपको अपने सब्जेक्ट का हो ना, उससे ज़्यादा रोल वहाँ पे प्ले करता है आप एग्ज़ाम अच्छे करो कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कब आपके पास ज़्यादा आएगा? देखो, कॉन्फिडेंस आपको ग्रो करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो किया था। आप जो अपना सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करो, वो मल्टीपल टाइम करो। मतलब आप कोई भी टॉपिक है उसको जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे ना, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो सर अब भाई बात यह है कि इतने कम टाइम में सिलेबस ज़्यादा बार कैसे रिवाइज हो सकता है? तो आपके सब्जेक्ट कितने हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं आपको बताऊँ, बायो का जो पेपर बनेगा, केमिस्ट्री का जो पेपर बनेगा, फिजिक्स का पेपर जो बनेगा वो PYQ बेस पे बनेगा और NCERT बेस पे बने वाला। बाहर से कुछ नहीं आने वाला। अगर बाहर से कुछ आता है तो भाई वो तुम्हारे लिए ही नहीं आ रहा, वो सबके लिए, जितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए ही वो बाहर से होगा। तुम्हारे लिए कोई स्पेशल बाहर से नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम सोचो ही मत कि बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा NCERT बेस आएगा। इस बार कोई क्वेश्चन आया, आपको पता है नीट 2025 के अंदर पेपर हार्ड था। बोल रहे थे पेपर बाहर से नोट से नहीं आया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, पेपर नोट से आया था। बट उसमें क्या था कि रिलेट करना था भाई वो पेपर को। रिलेट का मतलब कि कोई टॉपिक NCERT के अंदर दिया हुआ है, वो भाई वो लाइन है, उस लाइन को आपको डायग्राम से रिलेट करना था। या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि उसको रिलेट कर करके आपको आंसर देना था। सीधा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि सीधा ही वो उसका आंसर आप दे सको। हार्ड का मतलब यही होता है, या तो लेंथी वो बना देगा या आपको सोचना पड़ेगा किस बेसिस पे। NCERT में आपने क्या पढ़ा है, नोट्स से आपने क्या पढ़ा है। तो भाई मैं चलो आपको बताता हूँ कि अब आपको करना क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। अगर इस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास होने चाहिए वेल सेटअप नोट्स। भाई वेल सेटअप नोट्स का मतलब होता है उसमें हर टॉपिक होना चाहिए। मतलब आपके पास एक अच्छे नोट्स होने चाहिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सको, जिससे आप रिवीजन कर सको। फिर आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हर बुक की, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, एक लिखो कि इसमें ये चैप्टर के पेज पे लिखो। फिर उसमें ये लिखो ये चैप्टर्स मुझे आते हैं, ये चैप्टर्स मुझे नहीं आते, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस में रिवीजन ज़्यादा करना है किस में रिवीजन कम करना है। फिर मैं अब आपको बताता हूँ बायो से। देखो स्टार्ट करते हैं बायो से। बायो में करना क्या, आपको बुक खोलो। आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर खोला, उसके अंदर पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले NCERT पे फोकस करना है भाई। जनवरी से लेके लास्ट जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, आपको NCERT पर फोकस करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चैप्टर खोलो, उसको पढ़ने से पहले आप मन में सोचो, मन में इमेजिन करो कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है भाई, उसका आपने टेस्ट दिया होगा उस चैप्टर का, तो आपको कितना वो चैप्टर आता है। ठीक है, कितना आप पहले इमेजिन कर सकते हो कि हाँ इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, ये ऐसा डायग्राम है, इसको रिलेट करो। फिर आप चैप्टर के लाइन टू लाइन धीरे धीरे पढ़ना दो, इतना भी धीरे नहीं कि वो चैप्टर कंप्लीट ही ना हो सके। एवरेज स्पीड रखो ताकि हर टॉपिक हर लाइन कवर हो सके। क्योंकि भाई अगर हार्ड पेपर मतलब कोई क्वेश्चन घुमा के बना, तो वो उस लाइन से बनेगा जो आपने छोड़ दी। क्योंकि आप वो पढ़ते हो जो आपको आता है, जो ऊपर ऊपर से दिखता है, आप उस लाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते जो उसके अंदर छुपी हुई है। हर लाइन को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, और उस लाइन से रिलेटिव कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम से भी उस लाइन को रिलेट करने की कोशिश करो। क्योंकि पक्का है डायग्राम से क्वेश्चन आता है, और डायग्राम से थ्योरी का क्वेश्चन में देता है। ऐसे नहीं कि डायग्राम को सीधा दे दिया और लेबलिंग पूछ ली, ऐसा नहीं हो सकता है। डायग्राम दिया हुआ है, उसमें कुछ बात लिखी हुई है, उसको आप वो थ्योरी में पढ़कर बता दे, थ्योरी में लिख दे, थ्योरी से कोई क्वेश्चन पूछ दे। जैसे इस बार एंटीबॉडी का क्वेश्चन आया था, उसमें डायग्राम से क्वेश्चन पूछा था। वो डायरेक्ट NCERT में कहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो डायग्राम से ही क्वेश्चन आया था, लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं था। इसलिए आपको डायग्राम को भी अच्छे से समझना है, उसकी लाइन्स को रिलेट करना है, उसकी लेबलिंग को समझना है कि वो क्या बोल रहा है।
ठीक है। बायो में भाई बायो इजी होती है, बस आपको अच्छे से समझना है, धीरे धीरे पढ़ना है, और जितना हो सके उतना बायो की एनसीईआरटी को आप रिवीजन करो। देन मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। भाई देखो केमिस्ट्री में 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पहले नोट्स पढ़ो, देन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है। भाई इतने कम टाइम में एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाएगी? मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ना है, अभी आपने नहीं पढ़ी तो आप शुरू कर दो भाई, क्योंकि अभी इतना टाइम है आपके पास कि आप पढ़ सकते हो, अभी से आप लोगों तो आप कर सकते हो। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके इनसाइड जो क्वेश्चन दे रखे उसको देखो भाई, क्योंकि होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। आप पीवाईक्यू दे सकते हो, पिछले साल के पेपर क्वेश्चंस देख लो, पेपर देख लो। आप अपने मॉक टेस्ट में आपने देखोगे कभी कभी आपको लगता है भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो एनसीईआरटी में आपको मिल जाता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, एग्जाम में आप चाहो कि आप सबसे आगे चलो, भाई देखो एग्जाम की तैयारी सब कर रहे हैं, लेकिन आगे वही निकलता है जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है? आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अभी मैं और बताता हूँ और किस किस की आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आप क्या करो, पीवाईक्यू लगाओ, क्योंकि पीवाईक्यू लगाओगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मार्क्स आप इसमें मार्क्स ला सकते हो। देन फिर बात करता हूँ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये आप अच्छे से कर लो, क्योंकि ये बेसिक होता है, बेस होता है। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है अच्छे से तो इसको करो भाई, पहले इसको करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले इन 2 चैप्टर को करो, इनके अच्छे से नोट्स पढ़ो। अगर आपने की क्लास छूट गई तो आप यूट्यूब से वन शॉट से पढ़ सकते हो आप ये सब। फिर बाकी के जो चैप्टर है उसको भी आप एनसीईआरटी से पढ़ो, मतलब नोट्स से पढ़ो पहले, उसके बाद नोट्स पढ़ो। क्योंकि आप देखो बात पीवाईक्यू पर ही आके ठहरती है कि क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू से। इनसाइड जो बॉक्स दिए हुए हैं उसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ लाइनें लिखी हुई है, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो टीचर क्या है कभी कभी नोट्स में लिखाना भूल जाते हैं, इसलिए आप अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भाई ग्रो अप होगा। सच बता रहा हूँ, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर ने बताया वो इम्पोर्टेंट है, टीचर ने बताया वो सफिशिएंट है, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है? आप आगे निकलो, रैंक की सोचो भाई तुम लोग, वो कब आएगी जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है? आप नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ो। देन फिर मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि सबको भाई हार्ड लगती है। हार्ड क्यों लगती है? उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई, उसमें थ्योरी का क्वेश्चन भी पहुंच लिया जाता है। जैसे चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर है, उसके आपको थ्योरी पढ़नी है भाई एनसीईआरटी से, क्योंकि इनसाइड से कुछ जैसे कैरेक्टर वगैरह लिखे हुए होते हैं सॉल्यूशन के वगैरह, कुछ टेबल्स बनाई होती है, वो एनसीईआरटी से पूछ लेता है। अगर आप वो उस एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो भाई आपको फ़ायदा होने वाला है। देन आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनाओ, वो मैंने पहले बताई थी। अगर अभी भी आपने नहीं बनाई तो जैसे जैसे रिवाइजन करो वैसे वैसे आप एक सिंगल पेज में लिख लो भाई, नोटबुक मत बनाओ, सिंगल पेज में लिखो, क्योंकि नोटबुक को पढ़ना बहुत कठिन होता है, उसको लेके घूमना। लेकिन आप पेज को लेके जा सकते हो भाई, सेंटर पे भी लेके जा सकते हो, अगर आपको पहले पढ़ना है कहाँ पे भी लेके जा सकते हो पेज को। तो भाई तो पेज पे आप नोट्स लिखो, फॉर्मूला लिखो, जितना हो सके फॉर्मूला रिवाइज करो। और करना क्या है, आप ये देखो कुछ फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो तो उस फॉर्मूले से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, वैसा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, हर फॉर्मूले पे कैसा क्वेश्चन आता है। और आप पीवाईक्यू देखो कि भाई इस टॉपिक से, आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है, तो आप उस टॉपिक को उस हिसाब से पढ़ना शुरू करो। आपको पता है भाई ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत दो, पढ़ो भाई, पढ़ो हर चीज़ को। और सबसे बड़ी बात, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, हम इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, भाई ये गलत करते हो तुम। आपको हर चैप्टर पढ़ना है। हो सकता है जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा उसमें से आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो पक्का याद होने वाली है, चाहे वो इजी चीज़ याद होगी। अगर इजी ही पूछ लिया उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, तो भाई आप कर सकते हो ना। अगर आपने वो छोड़ ही दिया तो आप कैसे करोगे? आपके तो गए 4 नंबर, आपके आपसे आगे निकल जाएंगे। तो भाई याद रखना, नीट 2026 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब बात आती है भाई फिजिक्स की, जो सबको डरा के रख रखी है। मुझे पता है सबको अभी फिजिक्स से डर लग रहा होगा, तो चलो मैं बताता हूँ फिजिक्स में क्या करना है। वही पहले भाई बनाओ, क्या एक पेज पे लिखो ये चैप्टर है मेरे को, फिर भाई रिवीजन शुरू करो कि आज मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ भाई। आप जैसे आप बना लो कि मेरे को 30 दिन के अंदर
20 दिन में या 15 दिन में, अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आप करो कि मैं इतने दिन में ये इतने चैप्टर कर दूंगा। हर टॉपिक लो, उससे पहले देखो उसमें क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन आते हैं, टीचर ने कैसे क्वेश्चन करवा रखे हैं, PYQ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस इतना देखो। क्योंकि आप PYQ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आगे भी, इस बार भी, और आते रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। पहली शर्त क्या है, पर फिजिक्स के अंदर आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, और उस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं वो थोड़ा भाई दिमाग अपना भी लगाना एग्जाम में जाके, कि कोई क्वेश्चन आता है तो हमने पढ़ा वो डायरेक्ट, वो तो हो सकता है डायरेक्ट ना हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप अपना, थोड़ा आगे पीछे वाले फॉर्मूले को रिलेट कर लो, आगे पीछे वाले टॉपिक को रिलेट कर लो, आगे पीछे वाले चैप्टर्स को रिलेट कर लो, तो हो सकता है वो क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि अल्टीमेट आपका क्या है, अल्टीमेट आपका उद्देश्य क्या है, आपको वो क्वेश्चन ठीक करना है, 4 नंबर लेना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है। भाई हमने भी तो ऐसे किया कि थोड़ा अपना दिमाग लगाया। इस बार पेपर हार्ड आया फिजिक्स का, बट सबका फिजिक्स की बोला फिजिक्स हार्ड है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, लेकिन हमारा कैसे हो गया, क्यों भाई, रिलेट करो आप, और जितना हो सके PYQ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट देते रहो, और अपना कॉन्फिडेंस लो मत करना एग्ज़ाम में जाके। अगर आप भाई मन में रखो कि मेरा सिलेक्शन होगा, पढ़ो भाई, पढ़ो, बहुत पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप सारे दिन पढ़ो, बहुत पढ़ो का मतलब नहीं सारे दिन आप ऐसे मेंटली स्ट्रेस ले लो। भाई सफिशिएंट पढ़ो, जितना हो उतना पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और बायो के अंदर प्रैक्टिस कर रहा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन कर सके, क्योंकि बायो केमिस्ट्री को जितना, बायो में आप जितना कम टाइम दोगे, केमिस्ट्री में आप उतना अच्छा दे सकते हो। फिर आप केमिस्ट्री अच्छे से कर लोगे तो फिजिक्स में आप अच्छा दे सकते हो। उससे क्या होता है कि आप जैसे टाइम अगर जल्दी जल्दी निकलता है तो कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाके लूज़ होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। इसके लिए क्या है, मॉक टेस्ट देते रहो। बस आज की बात यही थी, आगे मिलते हैं फिर से। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, और याद रखना नीट 2026 में आप लोगों को डॉक्टर बनना है, आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में जाना है। यही 4 मंथ है, अच्छे से लगे रहो, जितना हो सके उतनी मेहनत करो। धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग।